तो जी हमने टेक्नोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हमने क्या कहते हैं सबसे पहले हमने इनपुट्स के बारे में पढ़ा, आउटपुट्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या कहते हैं प्रोडक्शन सेट को, प्रोडक्शन फंक्शन को, प्रोडक्शन बाउंड्रीज को, आइसो क्वांट्स को। ठीक है। अब आज के क्या कहते हैं इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज को। ठीक है। अब क्योंकि हम प्रोडक्शन साइड की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि क्यों डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज ज़रूरी होती हैं या क्यों डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज को स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है। तो प्रोडक्शन थ्योरी में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को स्टडी करने का असल मकसद यही ये समझना होता है कि जब प्रोडक्शन का तरीका चेंज होता है तो इनपुट्स के दरमियान रिलेशनशिप भी चेंज हो जाता है। ठीक है। द पर्पस ऑफ these examples or different types of technologies is to show different technologies, different shapes of isoquant, different production behavior। कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी वैसे वैसे हमारे आइसोक्वांट्स की शेप भी बदलेगी, वैसे वैसे जो है इनपुट्स का आउटपुट में कन्वर्जन मतलब प्रोडक्शन का बिहेवियर भी बदलेगा। तो जी प्रोडक्शन थ्योरी में भी क्या कहते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को स्टडी करने का बेसिकली मकसद ये समझना होता है कि क्या कहते हैं कि जब प्रोडक्शन का तरीका चेंज होता है तो इनपुट्स के दरमियान रिलेशनशिप चेंज होता हो जाता है। अब इस रिलेशनशिप के चेंज होने की वजह से जी हमारे जो आइसोक्वांट्स होते हैं ठीक है उनकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है। और मतलब कि क्या कहते हैं और इसी के साथ साथ शेप तो चेंज होती है लेकिन जो हमारी फॉर्म्स होती हैं उनका बिहेवियर भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ आउटपुट की क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं करती बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी है वो ये भी डिसाइड करती है कि इनपुट्स को किस तरह से कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं इसलिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली टेक्नोलॉजी है जी फिक्स्ड प्रोपोर्शन की या लियोनटिक टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब जहाँ प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक आइडिया क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक आइडिया ये होता है कि क्या कहते हैं कि आउटपुट जो है वो हमारी आउटपुट जो है वो इनपुट्स के मिनिमम पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है। इसमें प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक आइडिया ये है कि हमारी जो आउटपुट है वो हमारी इनपुट्स के मिनिमम पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि इनपुट्स को एक फिक्स्ड रेशो में आपने यूज़ करना ज़रूरी होता है। जिस तरह मैंने आपको जब हमने कंज्यूमर थ्योरी पढ़ी थी तो हमने क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि क्या कहते हैं कि गुड्स को जो है कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनको एक दूसरे के साथ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज़ किया जाता है। जिस तरह लेफ्ट शू की और राइट शू की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि अगर आपके पास एक राइट शू एक लेफ्ट शू होगा और एक राइट शू होगा तो फिर ही आपके पास पेयर बनेगा और फिर ही वो यूज़फुल होगा। ठीक है। तो उसी तरह की क्या कहते हैं वही केस जो है वो यहाँ पे भी क्या कहते हैं हमारे प्रोडक्शन साइड पर भी वही वाला केस है जिसे हम फिक्स प्रोपोर्शन टेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि हम वहाँ पर हम गुड्स की बात करते थे कंज्यूमर साइड में, लेकिन प्रोडक्शन थ्योरी में हम इनपुट्स की बात कर रहे हैं कि इनपुट्स को जी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज़ करना ज़रूरी होता है। ठीक है। कि अगर एक इनपुट ज़्यादा हो और दूसरी इनपुट कम हो तो एक्स्ट्रा इनपुट जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ठीक है। कि 1 यूनिट ऑफ इनपुट 1 रिक्वायर्स एग्जैक्टली 1 यूनिट ऑफ इनपुट 2 के इनपुट्स को जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज़ करना ज़रूरी है। अगर किसी भी इनपुट का एक्स्ट्रा अगर आपके पास मौजूद है तो वो यूजलेस है, वो वेस्ट हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं कि अब एग्जांपल है जी हमारे पास जी क्या कहते हैं कि जी हमारे पास वर्कर्स की और शॉवल की एग्जांपल है। ठीक है। कि सपोज करें क्या कहते हैं जी एग्जांपल है जी इनपुट 1 हमारे पास वर्कर है और इनपुट 2 हमारे पास क्या है शॉवल है। शॉवल्स है मतलब और हमारी आउटपुट जो डिपेंड करती है मिनिमम ऑफ इनपुट्स पे कि इनपुट्स के मिनिमम पे जो है वो हमारी आउटपुट डिपेंड करती है। ठीक है। तो अगर हमारे पास 5 वर्कर हैं
ठीक है, और 5 ही शॉवल्स हैं, तो उससे जी क्या कहते हैं 5 होल्स बनेंगे, मतलब हमारी आउटपुट क्या होगी 5 होंगी। के 5 वर्कर हैं, अब एक वर्कर एक शॉवल यूज़ करेगा, ठीक है? और एक होल जो है वो एक गड्ढा जो है वो खोदेगा। तो हमारे पास 5 वर्कर जब 5 शॉवल्स यूज़ करेंगे, तो वो 5 गड्ढे खोदेंगे मतलब 5 होल्स क्रिएट करेंगे, तो हमारी आउटपुट क्या होगी 5 होगी। लेकिन अगर 10 वर्कर हैं, ठीक है? लेकिन शॉवल्स जो है वो हमारे पास 5 ही हैं, तो क्या करते हैं तो 5 वर्कर जो है वो 5 शॉवल्स यूज़ कर लेंगे। तो क्या कहते हैं तो 5 वर्कर 5 शॉवल्स को यूज़ करके 5 होल्स ही क्रिएट करेंगे, तो 5 वर्कर क्या होंगे? वो बेकार बैठे रहेंगे, ठीक है? तो इसी तरह अगर हमारे पास क्या कहते हैं 5 वर्कर्स हैं लेकिन हमारे पास शॉवल्स ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है? तो क्या कहते हैं तो 5 वर्कर्स 5 शॉवल्स यूज़ कर लेंगे और 5 शॉवल्स जो हैं वो बेकार पड़ी रहेंगी। तो क्या कहते हैं तो होल्स तो 5 ही क्रिएट होंगे। तो क्या कहते हैं तो इससे क्या हुआ कि क्या कहते हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या समझने की बात है कि क्या कहते हैं कि जो हमारी एक्स्ट्रा इनपुट होगी वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि आउटपुट डिपेंड करती है मिनिमम ऑफ इनपुट पे। क्योंकि जो हमारे केस में जो एक्स्ट्रा इनपुट होगी वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है? कि अगर दोनों इनपुट सेम प्रोपोर्शन में मौजूद नहीं होंगी, फिक्स प्रोपोर्शन में मौजूद नहीं होगी, एक इनपुट अगर एक्स्ट्रा होगी, अगर ज़्यादा होगी तो एक्स्ट्रा इनपुट क्या होगी वेस्ट हो जाएगी। अब इस टेक्नोलॉजी का हमारी जो फिक्स प्रोपोर्शन की टेक्नोलॉजी का एक बड़ा ही डीप इंसाइट ये है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती कि 5 वर्कर्स हैं तो क्या कहते हैं तो 5 ही शॉवल्स रिक्वायर्ड है कि आप वर्कर्स को शॉवल से रिप्लेस नहीं कर सकते और ना ही शॉवल्स को वर्कर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब दोनों इनपुट्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और उन्हें साथ यूज़ करना ज़रूरी है कि वर्कर होगा तो ही शॉवल यूज़ होगी और शॉवल यूज़ होगी शोवल होगी तो वर्कर यू से यूज़ करके होल क्रिएट करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती बल्कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और उन्हें साथ यूज़ करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो जैसा हमने डिफरेंस कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ा था डिफरेंस कर्व के केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस तो क्या कहते हैं जिसमें तो सेम केस यहाँ पर भी है। यहाँ पे हम वहाँ पे कंज्यूमर साइड में हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कह रहे थे और यहाँ पे हम उन्हें फिक्स प्रोपोर्शंस टेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हैं। तो अगर हम क्या कहते हैं इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहते हैं इनपुट्स के केस में जिसमें इनपुट्स जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं और उन्हें एक साथ यूज़ करना ज़रूरी है। तो अगर हम इन इस टेक्नोलॉजी के आइसोकॉन्स को देखें तो आइसोकॉन्स की शेप जो होती है वो एल शेप होते हैं, ठीक है? आइसोकॉन्स की शेप के होते हैं एल शेप के होते हैं और जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में देखा था तो वहाँ पर हमारे इंडिफरेंस कर्व्स की जो शेप थी इंडिफरेंस कर्व जो थे वो एल शेप के थे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर भी जी क्या कहते हैं गुड्स की एक फिक्स प्रपोर्शन जो थी वो यूज करना ज़रूरी थी और इसमें भी हमें इनपुट्स की फिक्स प्रपोर्शन जो है वो इनपुट्स की प्रपोर्शन जो होती है वो फिक्स्ड होती है और कोई भी अगर एक इनपुट एक्स्ट्रा होती है तो वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या कहते हैं इसी वजह से जो जब इनपुट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और उन्हें एक साथ यूज़ करना ज़रूरी होता है तो इसी वजह से आइसोकॉन्स की शेप जो क्या हो जाती है एल शेप हो जाती है, ठीक है? क्योंकि इनमें जो हमारा कॉर्नर पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट रेशो को शो करता है जहाँ इनपुट्स को जो है वो एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है? अगर आप इस पॉइंट से राइट राइट साइड मूव कर रहे हैं तो क्या कहते हैं मतलब आप एक इनपुट बढ़ा बढ़ा रहे होते हैं तो उससे आपकी आउटपुट इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है? और वो इनपुट जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा इसलिए वो इनएफिशिएंट रीजन होगा। हमारा एफिशिएंट रीजन कौन सा होगा? हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा। इसलिए ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे क्या कहते हैं हमने अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमने लेफ्ट शू की और राइट शू की एग्जांपल पढ़ी थी तो जहाँ पे हमारा जो था वो क्या कहते हैं या वो वाला पॉइंट जो था हमारा जो कॉर्नर था वो एफिशिएंट पॉइंट था क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर के पास एक लेफ्ट शू था
और एक राइट शू था, और अगर कंज्यूमर के पास एक्स्ट्रा लेफ्ट शू आ भी रहा था या एक्स्ट्रा राइट शू आ भी रहा था, तो वो पेयर को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, और इससे कंज्यूमर की जो थी वो यूटिलिटी में इजाफा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम वही केस है कि ये जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है ये एफिशिएंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारी दोनों जो इनपुट्स हैं उन्हें फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी इनपुट को इंक्रीज करने से हमारी आउटपुट में इजाफा नहीं होगा। आउटपुट में इजाफा तभी होगा जब दोनों इनपुट्स को जो है वो सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन से इंक्रीज किया जाएगा, फिर ही जो है वो क्या कहते हैं हमारी फॉर्म जो है वो हायर इंडिफरेंस हायर आइसो पॉइंट पर मूव करेगी। तो ये था जी क्या कहते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन टेक्नोलॉजी की एक्सप्लेनेशन। अब हम देखेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की टेक्नोलॉजी की एक्सप्लेनेशन। तो जो क्या कहते हैं, तो दूसरी तरफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की टेक्नोलॉजी होती है जहाँ प्रोडक्शन फंक्शन का आइडिया जो है वो हमारी फिक्स्ड प्रोपोर्शन की टेक्नोलॉजी के टोटली ऑपोजिट होता है। अब यहाँ पर जो आउटपुट होती है वो इनपुट्स के सम पर डिपेंड करती है। हमारे प्रीवियस केस में जो आउटपुट थी वो इनपुट्स के मिनिमम पर डिपेंड कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो हमारी आउटपुट है वो हमारी इनपुट्स के सम पर डिपेंड करती है, यानी दोनों इनपुट्स जो है वो एक दूसरे को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकती है। हमारी फिक्स प्रोपोर्शन के केस में इनपुट जो थी वो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर इनपुट जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती है। यानी अगर एक इनपुट अवेलेबल ना हो तो दूसरी उसकी जगह जो है वो यूज़ की जा सकती है। ठीक है, तो एक अगर इनपुट अवेलेबल नहीं है तो दूसरी इनपुट को उसकी जगह लिया जा सकता है बगैर किसी लॉस के। ठीक है, कि अगर रेड पेंसिल है, ठीक है, और ब्लू पेंसिल की एग्जांपल हमें ले तो इस कॉन्सेप्ट को ये क्लियर करती है कि अगर जो टोटल आपके पास जी क्या कहते हैं आपके पास टोटल पांच पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो आउटपुट भी पांच ही देगी। ठीक है, अगर वो सारी रेड हो, ठीक है, अगर वो सारी ब्लू हो या अगर वो दोनों मिक्स हो, ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि चाहे आपके पास सिर्फ रेड पेंसिल्स हैं तब भी आउटपुट उतनी ही रहेगी, चाहे आपके पास ब्लू पेंसिल्स हैं तब भी आउटपुट उतनी ही रहेगी, या अगर आपके पास दोनों पेंसिल्स का मिक्स है तब भी आपके पास आउटपुट उतनी रहेगी। इसका मतलब यह है कि इसमें इनपुट्स को जो है वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, और यहाँ पर जी हमारी टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, मतलब इसमें मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सेम आउटपुट फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कि आपकी आउटपुट जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो इसमें जी इस प्रोडक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि क्या कहते हैं आप यहाँ तो सिर्फ एक ही इनपुट को यूज करके भी अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, या उन्हें मिक्स करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को भी लेकर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। अब इस टेक्नोलॉजी का कोर आइडिया ये है कि फर्म्स के पास ही पूरी फ्रीडम होती है कि वो किसी भी इनपुट को यूज़ करें या दोनों को मिक्स करके यूज़ कर लें। ठीक है, अब अगर हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में आइसोकॉर्न्स की बात करें, तो आइसोकॉर्न्स यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। अब ये स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग जो लाइंस होती हैं ये बेसिकली ये शो करती हैं कि एक एक बेसिकली ये शो करती हैं कि एक इनपुट को कम करने के लिए भी दूसरी इनपुट को जो है वो एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाया जा सकता है। कि अगर आप क्या कहते हैं एक इनपुट को अगर कम कर दिया जाए तो दूसरी इनपुट को उसी प्रोपोर्शन में क्या कहते हैं यूज करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपकी आउटपुट उससे चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक इनपुट जो है वो कम करके उससे सेम प्रोपोर्शन में, कि अगर आप पहले क्या कहते हैं अगर आप सिर्फ पांच क्या कहते हैं अगर आप सिर्फ क्या कहते हैं सारा x1 भी यूज करेंगे तब भी उतनी ही क्या कहते हैं आउटपुट प्रोड्यूस होगी। अगर आप सिर्फ क्या कहते हैं x2 यूज करेंगे तब भी उतनी ही आउटपुट प्रोड्यूस होगी, और अगर आप x1 और x2 दोनों का कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तब भी जो है वो उतनी ही आउटपुट प्रोड्यूस होगी। मतलब कि ये जी बिल्कुल कंज्यूमर थ्योरी के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जैसा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर एक गुड को जो है और दूसरे गुड से
जो परफेक्टली जो था वो रिप्लेस किया जा सकता था। ठीक है, तो यही था जी, क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें एक इनपुट जो होती है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल होती है दूसरे इनपुट के। ठीक है कि अगर आप सिर्फ x1 ही यूज करोगे तब भी आउटपुट इतनी प्रोड्यूस होगी, और अगर x1 और x2 मतलब दोनों इनपुट्स का कॉम्बिनेशन यूज करोगे तब भी आउटपुट उतनी ही प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब हम जी क्या कहते हैं तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है जी कॉब डगलस। अब तो कॉब डगलस को जो है वो रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जी ये टेक्नोलॉजी जो है वो रियल वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इस प्रोडक्शन फंक्शन में जी आउटपुट जो होती है वो हमारी इनपुट्स के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि जहाँ पर हर इनपुट को जो है वो एक पावर दी जाती है। ठीक है, कि x1 एक इनपुट है, x2 दूसरी इनपुट है, और अगर आप दोनों देखें तो ये हमारी जो इनपुट्स का बेसिकली हमारी आउटपुट जो है वो हमारी इनपुट्स के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही होती है, और हमारी हर इनपुट को जो है वो क्या कहते हैं एक पावर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पैरामीटर ए जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के लेवल को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर ए की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि सेम इनपुट्स को यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर ए जो है वो ओवरऑल एफिशिएंसी को या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि क्या कहते हैं अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ फीजिबिलिटी नहीं बल्कि एफिशिएंसी को भी अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे अगर तो हमारी ए की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी नॉर्मल है। ठीक है, और अगर ए की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये है कि हमारी आउटपुट डबल हो चुकी है, मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो चुकी है, एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। तो अब हम देखेंगे क्या कहते हैं पैरामीटर ए और पैरामीटर बी को। तो पैरामीटर्स ए और बी भी जो है वो इनपुट्स की बेसिकली इंपॉर्टेंस को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी हमारी हर इनपुट को, कि अगर ए ज़्यादा हो तो इनपुट वन का रोल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और अगर बी ज़्यादा होगी तो बी इनपुट बी का रोल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। कि ए शो करता है क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इनपुट है, और बी शो करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इनपुट बी, कि अगर जिस पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि उस पैरामीटर की क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब ये पैरामीटर्स हमें ये भी बताते हैं कि अगर इस किसी इनपुट को इंक्रीज किया जाए तो आउटपुट जो है वो कितना रिस्पॉन्ड करेगी, यानी ये इलास्टिसिटीज के कॉन्सेप्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, जो प्रोडक्टिविटी थ्योरी का जो है वो एडवांस लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं अब यहाँ पर बेसिकली अगर हमारे ए की वैल्यू जो है वो पैरामीटर ए की वैल्यू 0.7 है। ठीक है, और पैरामीटर बी की वैल्यू जो है वो 0.3 है, तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि हमारी जो इनपुट्स है हमारे जो फंक्शन है उसमें लेबर को जी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है एज कम्पेयर टू कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्रोडक्शन और यूटिलिटी के दरमियान होता है। ठीक है, क्योंकि यूटिलिटी फंक्शंस में हम सिर्फ रैंकिंग की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए जी क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट्स को जी कोई कोई रियल मीनिंग प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन में आउटपुट जो होती है वो मेजरेबल होती है, यूटिलिटी जो है एज कंपेयर मेजरेबल नहीं होती। इसलिए जब हम प्रोडक्शन फंक्शन में आउटपुट की बात कर रहे होते हैं तो हर पैरामीटर का जी क्या कहते हैं जितने भी हम पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं उन पैरामीटर्स का रियल इकोनॉमिक मीनिंग होता है। यानी कॉब डगलस में ए हमारा कैपिटल ए जो है वो टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है, ये और इसका स्मॉल ए स्मॉल बी जो है वो क्या कहते हैं सिर्फ मैथमेटिकल सिंबल्स नहीं है बल्कि इनकी रियल वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो हमारा कैपिटल ए है वो टेक्नोलॉजी के लेवल को शो कर रहा है, प्रोडक्टिविटी को शो कर रहा है, कि अगर हमारे ए की वैल्यू हायर है तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी हायर है, एफिशिएंसी हायर है, और अगर हमारे इन दोनों पैरामीटर्स में से
किसी की वैल्यू अगर हायर है तो उसका मतलब ये है कि उस स्पेसिफिक क्या कहते हैं इनपुट को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। तो कॉब डगलस के आइसोकॉन्स को अब हम देख लेते हैं। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के जो आइसोकॉन्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, ठीक है, और वो कन्वेक्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली ये शो करती हैं कि इनपुट जो है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में पढ़ा कि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, लेकिन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के जो आइसोकॉन्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं और वो कन्वेक्स होते हैं, जो शो करता है कि इनपुट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। कि अगर आप लेबर को जो है वो कैपिटल से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट तरीके से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कि जैसे जैसे आप एक इनपुट को ज़्यादा करते हैं और दूसरी इनपुट भी क्या कहते हैं कम होती जाती है, तो क्या कहते हैं तो उससे क्या होता है, अगर आप एक इनपुट को क्या कहते हैं ज़्यादा करते हैं और दूसरे को कम करते जाते हैं, तो आपको उस इनपुट जो है वो इंक्रीजिंगली ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, जो आप जिस इनपुट की क्या कहते हैं जिस इनपुट को आप इंक्रीज करते जा रहे होते हैं, ताकि आउटपुट जो है वो सेम रहे। क्योंकि चाहे अगर आप एक को कम करेंगे तो दूसरी इनपुट की क्वांटिटी को जो है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपनी आउटपुट को जो है वो सेम रखने के लिए। क्योंकि आइसोक्वांट पर जो है वो हर इनपुट और हमारी इनपुट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो सेम आउटपुट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इस पॉइंट पर हैं तो यहाँ पर अगर आपको x1 कम लेना पड़ रहा है तो x2 ज़्यादा लेना पड़ रहा है, लेकिन इसी पॉइंट पर अगर आपको x2 कम लेना पड़ रहा है तो एट द सेम टाइम x1 ज़्यादा लेना पड़ रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं आपने अपनी आउटपुट को जो है वो सेम रखना है। तो बेसिकली ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमें ये बताता है कि सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो स्लोली स्लोली जो है वो मुश्किल हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। कि उसमें जी हम क्या कहते हैं गुड्स की बात कर रहे थे, लेकिन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के केस में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन हम इसमें इनपुट्स की बात कर रहे होंगे कि जैसे जैसे क्या कहते हैं एक इनपुट की या एक इनपुट की क्या कहते हैं क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सब्स्टिट्यूट करना जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों टेक्नोलॉजीज को कंपेयर करें, फिक्स प्रोपोर्शन की टेक्नोलॉजी को और क्या कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स को और कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की टेक्नोलॉजी को, तो हमें समझ आएगा कि फिक्स प्रोपोर्शन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और इनपुट्स को जी फिक्स रेशो में यूज करना होता है, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहाँ इनपुट्स को जो है वो एक दूसरे के साथ फ्रीली रिप्लेस किया जा सकता है। और जो हमारा कॉब डगलस जो प्रोडक्शन फंक्शन है, कॉब डगलस टेक्नोलॉजी है, वो इन दोनों के दरमियान में आती है, जहाँ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन लिमिट्स के साथ। इसलिए कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है, कॉब डगलस की टेक्नोलॉजी जो है वो रियल वर्ल्ड के लिए सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक जो है वो कंसिडर की जाती है, ठीक है। क्योंकि असल दुनिया में ना तो इनपुट्स बिल्कुल रिजिड होती हैं और ना ही परफेक्टली रिप्लेसेबल होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इन टेक्नोलॉजी के इकोनॉमिक मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, तो जो हमारी फिक्स्ड प्रपोर्शंस होती हैं वो बेसिकली इन उन इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं जहाँ स्ट्रिक्ट किस्म की सख्त किस्म की फिक्स्ड रेशोज की ज़रूरत होती है। कि क्या कहते हैं कि जैसे कि एक बस को चलाने के लिए एक ही ड्राइवर की ज़रूरत होती है, अगर और दो ड्राइवर होंगे तो ऑब्वियसली वो ड्राइवर जो है वो क्या कहते हैं फारिग बैठा रहेगा। इसी तरह परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो है वो उन केसेस को शो करता है जहाँ इनपुट जो है वो असल में आइडेंटिकल होती है, ठीक है। कि अगर किसी क्या कहते हैं इनपुट जो होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, कि जैसे मशीनों को चलाने के लिए क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो ये इनपुट क्या है, ये इनपुट क्या कहते हैं क्या है, ये बेसिकली क्या कहते हैं डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करके अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट की जा रही है, तो ये क्या हो गई, ये आइडेंटिकल इनपुट हो गई। और अगर हम कॉस्ट आइडेंटिकल आउटपुट हो गई। अब किसी भी सोर्स से पैदा की जा रही है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है तो आउटपुट तो सेम रहेगी ना। तो क्या कहते हैं तो ये आ गया क्या कहते हैं, तो उसमें बेसिकली जो इनपुट जो है वो असल में
आइडेंटिकल हैं जैसे डिफरेंट सोर्सेज की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है या कॉक डगलस की टेक्नोलॉजी जो है वो उन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पर फर्म जो है वो लेबर और मशीन के दरमियान बैलेंस नहीं बनाती है और अपनी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को बेसिकली एडजस्ट करती है, ठीक है। कि जहाँ पर फर्म जो है वो लेबर और मशीन्स के दरमियान बैलेंस क्रिएट नहीं करती हैं और अपनी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर रही होती है, ठीक है। कि अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम वर्ल्ड अगर हम इस तो सारे फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं अगर समझने की कोशिश करें तो हम तीन मुख्तलिफ प्रोडक्शन वर्ल्ड वर्ल्ड को तीन मुख्तलिफ प्रोडक्शन की दुनिया को जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी फिक्स प्रपोर्शन की टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ इनपुट्स को साथ यूज करना जरूरी होता है वरना प्रोडक्शन ही नहीं होती। दूसरी दुनिया हमारी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की दुनिया ऐसी है जहाँ आप किसी भी इनपुट को जो है वो फ्रीली यूज कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और तीसरी दुनिया हमारी कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ आप इनपुट्स को सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं लेकिन परफेक्ट तरीके से जी सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। और यही रियल वर्ल्ड की जी क्या कहते हैं ये वाली टेक्नोलॉजी हमारे रियल वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा करीब होती है क्योंकि कॉक डगलस उन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है जहाँ फर्म जो है वो लेबर और कैप मशीन्स के दरमियान बैलेंस ही नहीं कर पा रही होती और अपनी प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करती है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली प्रोडक्शन थ्योरी की फाउंडेशन बनाती है, ठीक है। और इन्हीं के बेस पर हम आगे जी कॉस्ट फंक्शंस को ड्राइव कर रहे होते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या कहते हैं डिफरेंट किस्म की हमने क्या कहते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। अब जी क्या कहते हैं हम स्टडी करेंगे क्या कहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। अब प्रोडक्शन थ्योरी में क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्नोलॉजी को स्टडी करने का पर्पस जी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम कंज्यूमर थ्योरी में जी प्रेफरेंसेस की प्रॉपर्टीज को जी स्टडी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम ये अज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी जी कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करती है ताकि हम फर्म्स के बिहेवियर को प्रोडिक्ट कर सकें, ठीक है। फिर हमारी प्रोडक्शन थ्योरी में जी क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी कुछ सर्टन क्या कहते हैं हम अज्यूम करते हैं कुछ सर्टन रूल्स को फॉलो करती है ताकि हम फर्म्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके प्रोडिक्ट कर सके मैथमेटिकल मॉडल बना सकें और आगे चलकर कॉस्ट और सप्लाई के डिसीजंस को क्या कहते हैं ड्राइव कर सकें क्योंकि ये जो अजम्पशंस होती हैं ये स्पेसिफिक रूल्स होते हैं वो क्या करते हैं हमें हेल्प करते हैं फर्म्स के बिहेवियर को प्रोडक्ट करने में मैथमेटिकल मॉडल्स बिल्ड करने में और कॉस्ट और सप्लाई के डिसीजंस को ड्राइव करने में। तो अगर ये अजम्पशंस ना अगर हम लें तो प्रोडक्शन का एनालिसिस जो होगा वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा और अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करेंगे वो मोनोटोनोसिटी मोनो मोनोटोन मोनोटोनोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है और एग्जाम के हवाले से जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मोनोटोनोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि क्या कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इनपुट्स को बढ़ाते हैं तो आउटपुट कभी भी कम नहीं होती। टेक्नोलॉजी इज मोनोटोनिक हमारी टेक्नोलॉजी जी मोनोटोनिक हो तब होगी कि जब आप इनपुट्स को बढ़ाते जाएं लेकिन आपकी आउटपुट कम ना हो, ठीक है। यानी अगर लेबर या कैपिटल को बढ़ाया जाए तो आउटपुट या तो बढ़ेगी या सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। इफ यू इंक्रीज एटलीस्ट वन इनपुट के अगर आप लेबर या कैपिटल में से किसी एक इनपुट को अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या कहते हैं तो आउटपुट या तो बढ़ेगी या सेम रहेगी कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इनपुट को इंक्रीज करने से आउटपुट ज़रूर बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है बल्कि ये है कि कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए।
कि कभी भी इनपुट को इंक्रीज करने से आउटपुट में कमी नहीं आनी चाहिए। कि अगर ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा इनपुट से आउटपुट कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये तो मेजरमेंट गलत है या टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया। कि इसमें जी मोर इनपुट मोर और इक्वल आउटपुट, कि अगर लेबर को बढ़ाया जा रहा है तो या तो हमारी आउटपुट बढ़ेगी या आउटपुट उतनी ही रहेगी, या अगर मशीन्स को बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ हमारी आउटपुट बढ़ेगी या हमारी आउटपुट उतनी ही रहेगी। इनपुट्स को बढ़ाने से जी क्या कहते हैं हमारी आउटपुट पर बिल्कुल भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब इसकी डीपर इंट्यूशन हम समझते हैं कि क्या कहते हैं कि नेचर जो होती है वो प्रोडक्टिव होती है, ठीक है। कि रिसोर्सेज का यूज करने से जी प्रोडक्शन जो होती है वो हमारी इंक्रीज होती है, इसलिए ये अज्यूम करना लॉजिकल है कि एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो होते हैं वो कभी भी नुकसान नहीं कर रहे होते आपको। तो ये वाली मोनोटोनिसिटी की जो अजम्पशन है ये बेसिकली एनालिसिस को सिंपल करती है और हमें ये गारंटी देती है कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो कोई किसी भी तरह का कोई स्ट्रेंज बिहेवियर शो नहीं कर रहा। तो इसका क्या है कि हम अगर हमारी 5 लेबर को यूज करके 5 लेबर और 5 लेबर और 5 को यूज करके हमारी आउटपुट कितनी है 50 है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी 6 लेबर को यूज करें और 5 को यूज करें मतलब हमने अपने लेबर की इनपुट को बढ़ा दिया, तो हमारी मोनोटोनिसिटी की अजम्पशन कहती है कि हमारी आउटपुट जो है वो ग्रेटर देन 50 या 50 के बराबर होनी चाहिए, 50 के कम नहीं होनी चाहिए। कि हमारी टेक्नोलॉजी मोनोटोनिक तब होगी जब हम किसी भी अगर इनपुट को बढ़ाएं तो हमारी आउटपुट बढ़ जाए या हमारी आउटपुट सेम रहे, हमारी आउटपुट में कमी ना आए, ठीक है। तो क्या कहते हैं तो मोनोटोनिसिटी के साथ ही जी क्या कहते हैं एक क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फ्री डिस्पोजल का। अब फ्री डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? अब फ्री डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि फर्म्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक्स्ट्रा इनपुट्स या एक्स्ट्रा आउटपुट को जी बिना किसी कॉस्ट के डिस्कार्ड कर सकता है, वेस्ट कर सकता है। यानी अगर किसी वजह से इनपुट ज़्यादा हो गई हैं तो फर्म्स उन्हें यूज़ ना करें, और अगर आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई तो फर्म्स उसे वेस्ट कर दें, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो गई है तो फर्म उसे वेस्ट कर दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि फर्म्स वेस्ट करना पसंद करती हैं, बल्कि ये एक थ्योरेटिकल अजम्पशन है जो ये इंश्योर करती है कि एक्स्ट्रा चीज़ कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, ठीक है। कि फर्म्स कैन थ्रो अवे एक्सेस इनपुट्स और आउटपुट एट जीरो कॉस्ट। कि फर्म्स के पास अगर इनपुट ज़्यादा हो गई है तो वो उन्हें यहाँ यूज़ करें, और अगर एक्स्ट्रा आउटपुट हो गई है तो वो उसे वेस्ट कर दे। क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनपुट है तो आप उन्हें इग्नोर कर दो, और अगर आपके पास ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो गई है तो आप उसे वेस्ट कर दो। If 10 workers produce too much, firm can simply use not some worker। कि अगर फर्म के पास जी 10 वर्कर्स हैं प्रोडक्शन के लिए तो क्या करते हैं तो फर्म क्या करेगी, फर्म उनमें से कुछ वर्कर्स को क्या करते हैं अपनी प्रोडक्शन में जो है वो जो है वो लगाएगी ही नहीं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि क्या कहते हैं कि फर्म्स कैन थ्रो अवे एक्सेस इनपुट्स। तो फर्म जो है वो अपनी एक्स्ट्रा इनपुट्स को या आउटपुट को जीरो कॉस्ट पर जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है। कि या अगर उसके पास एक्स्ट्रा इनपुट्स है तो वो उन्हें निकाल दे, और अगर उसके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है तो वो उसे डिस्पोज ऑफ कर दे। फिर ये बेसिकली क्या कहते हैं कि फर्म्स को वेस्ट करना पसंद नहीं है, बल्कि ये assumption हमें ये बता रही है कि एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो जब हम मोनोटोनिसिटी और फ्री डिस्पोजल को अगर ये दोनों assumptions को अगर साथ देखा जाए तो एक बड़ा ही क्या कहते हैं पावरफुल आइडिया जी हमारे सामने आता है। और वो पावरफुल आइडिया क्या है कि मोर इज नेवर वर्स। अब यानी अगर फर्म्स के पास ज़्यादा इनपुट्स हैं तो वो उन्हें यूज़ करे या ना करे, लेकिन उसकी सिचुएशन कभी भी बुरी नहीं होगी, ठीक है। कि अगर ये assumption हमें ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बड़ी मदद देती है।
ठीक है, क्योंकि इससे हमें ये पता होता है कि ज़्यादा रिसोर्सेज होना जो है वो कभी भी डिसएडवांटेज नहीं होता। ठीक है, तो अब हम आते हैं जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, जो है जी कन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट, कन्वेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कन्वेक्सिटी का मतलब क्या है? अब कन्वेक्सिटी का मतलब ये होता है कि अगर दो प्रोडक्शन प्लान्स आपके पास हैं, ठीक है, दो प्रोडक्शन प्लान्स आपके पास फीजिबल है, ठीक है, तो उनका एवरेज या मिक्स भी फीजिबल होगा। आपके पास जी दो प्रोडक्शन प्लान्स हैं, टू मेथड्स वर्क, कि दो प्रोडक्शन प्लान्स अगर आपके पास फीजिबल प्रोडक्शन प्लान है, तो अगर हम उन दोनों प्रोडक्शन प्लान्स को मिक्स कर दें, अ मिक्स ऑफ बोथ मेथड्स विल आल्सो वर्क। ठीक है, कि दोनों मेथड्स का जो मिक्स है, एवरेज है, वो भी फीजिबल होगा। कि अगर हम सिंपल अल्फाज में अगर दो अलग तरीके से प्रोडक्शन हो सकती है, तो अगर इन दोनों तरीकों को कंबाइन भी कर दिया जाए तो भी प्रोडक्शन की जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली टेक्नोलॉजी इज कन्वेक्स इफ एवरेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लान्स आल्सो फीजिबल। अब इसको समझने के लिए जी हम प्रोडक्शन टेक्निक्स का एक बहुत ज़्यादा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो सोचें कि क्या कहते हैं जी दो टेक्निक्स हैं, ठीक है, सोचें कि दो टेक्निक ए है और टेक्निक बी है और दोनों भी एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं। दोनों टेक्निक्स जो हैं वो एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन इनपुट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो दोनों के केस में डिफरेंट है। तो अगर हम इन टेक्निक्स को स्केल करें तो हम 100 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग, लेकिन सिर्फ टेक्निक ए या टेक्निक बी। ठीक है, बोथ प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। लेकिन अगर हम इन टेक्निक्स को स्केल करें, ठीक है, फुल स्केल, तो हम 100 यूनिट्स की आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हम 100 यूनिट्स की आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ टेक्नोलॉजी ए को यूज़ करें, या अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी बी को यूज़ करें, लेकिन कन्वेक्सिटी का आइडिया तो हमें ये कहता है कि अगर हम इन दोनों टेक्निक्स को मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी ए को यूज़ करके अगर 25 यूनिट्स प्रोड्यूस करके करें और बी को यूज़ करके जी 75 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, तब भी जी हमारा टोटल आउटपुट फिर भी 100 यूनिट्स का ही होगा। लेकिन इनपुट्स का जो कॉम्बिनेशन है अब दोनों टेक्निक्स का मिक्स होगा। ठीक है, अब इनपुट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों टेक्निक्स का मिक्स होगा। अब इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें इंसाइट मिलती है कि क्या कहते हैं कि हमारे जी क्या कहते हैं ए को यूज़ करके जी हमने 25 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, बी को यूज़ करके जी हमने 75 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो हमारे पास कितनी आउटपुट आ गई? हमारे पास 100 की आउटपुट आ गई। तो इससे भी हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलती है कि प्रोडक्शन को एक ही तरीके से करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि फर्म्स एक से ज़्यादा प्रोसेस को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकती हैं और उनके रिजल्ट को कंबाइन कर सकती हैं। यानी ये रियल वर्ल्ड में भी होता है जहाँ फर्म जो है मल्टीपल प्लान्स या मल्टीपल मेथड्स यूज़ कर रही होती हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली समझें तो क्या कहते हैं, तो आइसो क्वांट्स के भी दो पॉइंट्स क्या कहते हैं इमेजिन करें, सपोज करें कि ये आइसोक्वांट्स है और आइसोक्वांट्स के दो पॉइंट्स अगर हम ले लें, ठीक है, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को जी टेक्निक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पॉइंट डिफरेंट टेक्निक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट जो डिफरेंट टेक्निक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कन्वेक्सिटी का मतलब ये होता है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी जो पॉइंट है वो भी विजिबल है। इस वजह से आइसो पॉइंट होते हैं वो इनवर्ड बोर्ड होते हैं, ठीक है, कि वो अंदर की तरफ झुके होते हैं या कन्वेक्स होते हैं, जो ये शो करते हैं कि इनपुट्स के दरमियान सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होती है, कि लेबर को कैपिटल से और कैपिटल्स को लेबर से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिमिटेड तरीके से होती है। ठीक है, तो ये था जी क्या कहते हैं हमारी कन्वेक्सिटी के assumption के कन्वेक्सिटी की अगर रियल वर्ल्ड मीनिंग को देखा जाए तो फर्म्स फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, और वो अपनी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई करती हैं। लेकिन अगर एक मेथड ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, मतलब उसमें ज़्यादा
वर्कर्स को यूज़ किया जा रहा है और दूसरी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब उसमें ज़्यादा जो है वो मशीनों को यूज़ किया जा रहा है। तो फर्म्स दोनों मेथड को कंबाइन करके, ठीक है, कि एक बैलेंस्ड अप्रोच यूज़ कर सकती हैं कि उसमें कि क्या कहते हैं लेबर और कैपिटल दोनों का एक मिक्स यूज़ करके एक जो है वो क्या कहते हैं वो अपनी प्रोडक्शन कर सकती हैं। तो इससे भी ये डाइवर्सिफिकेशन के रिस्क को भी कम करता है और इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कन्वेक्सिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मिक्सिंग से आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने टेक्निक ए से 25 यूनिट प्रोड्यूस की है और टेक्निक बी से 75 यूनिट प्रोड्यूस की है तो इनपुट तो उतनी रही। तो डाइवर्सिफिकेशन का या मिक्सिंग से जो है वो इस चीज़ के आपकी जो आउटपुट जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ ये गारंटी करता है कि मिक्सिंग से कम उतना ही आउटपुट मिलेगा आपको जितना आपको इंडिविजुअल टेक्निक से मिल रहा था। यानी मिक्सिंग सेफ है और फिजिबल है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो सुपीरियर हो। ठीक है, तो कन्वेक्सिटी जो है जनरली उन सिचुएशंस में होल्ड कर रही होती है जहाँ प्रोडक्शन को भी इजीली स्केल किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर प्रोसेसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक टेक्नीक जो है वो दूसरी टेक्नीक को डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। तो मिसाल के तौर पर अगर दो फैक्ट्रीज हैं और वो सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है, तो दोनों को साथ चलाकर आउटपुट कंबाइन किया जा सकता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ कन्वेक्सिटी फेल हो सकती है। अगर प्रोडक्शन जो है वो इंडिविजिबल हो या कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी हो या नेटवर्क इफेक्ट्स हो तो मिक्सिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। तो जैसे एक प्लेन को जी हाफ पायलट के साथ नहीं चलाया जा सकता, तो यहाँ पर भी डिस्क्रीट रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम इन तमाम प्रॉपर्टीज को एक साथ देखें तो क्लियर फ्रेमवर्क भी हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि मोनोटोनिसिटी जो है वो हमें ये बताती है कि ज़्यादा इनपुट से आउटपुट कम नहीं होती। प्री डिस्पोजेबल डिस्पोजल जो है वो हमें ये इंश्योर करते हैं कि एक्स्ट्रा इनपुट्स या आउटपुट जो है वो प्रॉब्लम नहीं बनेंगी। और कन्वेक्सिटी जी हमें ये बताती है कि डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड्स को मिक्स किया जा सकता है। तो बेसिकली ये हमें ये बताता है कि क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करती है। पहला ही रूल ये है एक्स्ट्रा इनपुट्स कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरा रूल ये है एक्स्ट्रा चीज हो तो उसे इग्नोर किया जा सकता है। और तीसरा रूल ये है कि प्रोडक्शन मेथड्स को कंबाइन किया जा सकता है और इन रूल्स की वजह से प्रोडक्शन थ्योरी जो होती है वो स्मूथ और अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है और फॉर्म्स की ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम तो जो है वो एक क्लियर सॉल्यूशन निकलता है। तो ये चीजें क्या कहते हैं प्रोडक्शन की क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज जिन्हें हमने काफी डिटेल में देखा। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो जी अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन को और लॉन्ग रन को। तो सबसे जिसका नाम है जी, तो बेसिकली जब भी हम प्रोडक्शन थ्योरी की बात करेंगे तो प्रोडक्शन थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। प्रोडक्शन थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि हम टेक्नोलॉजी को उन तमाम फिजिबल प्रोडक्शन प्लान्स के सेट के तौर पर समझ रहे होते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होती है सेट ऑफ ऑल फिजिबल प्रोडक्शन प्लान्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो सारे प्रोडक्शन प्लान्स जो हमारे लिए फिजिबल हैं जो क्या कहते हैं जो हमारे लिए अचीवेबल है वो होती क्या है हमारी टेक्नोलॉजी। यानी वो हर वो कॉम्बिनेशन जहाँ इनपुट्स और आउटपुट्स जो है वो फिजिकली पॉसिबल है तो वो टेक्नोलॉजी का जी हिस्सा होता है। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट रिफाइनमेंट जो है वो समझना ज़रूरी ये है कि ये सारे फिजिबल प्लान्स एक ही वक्त पर अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, यानी फर्म जो है वो थ्योरेटिकली बहुत से कॉम्बिनेशंस यूज कर सकती है। लेकिन हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन की बात करें तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि अभी कौन से प्लान जो है वो फिजिबल है और कौन से प्लान जो है वो फर्म के लिए फिजिबल नहीं है। तो इसी से जी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कि सबसे पहली बात जो क्लियर करनी ज़रूरी है वो ये है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो ताल्लुक होता है वो एक्चुअल टाइम की ड्यूरेशन से नहीं होता। मतलब कि ये इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है कि क्या कहते हैं कि कौन सी इनपुट्स फिक्स्ड है और कौन सी इनपुट्स जो है वो वेरिएबल है।
यानी बेसिकली ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, क्लॉक टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है कि इतने सालों का टाइम है, 1 साल का टाइम है तो वो शॉर्ट रन है और 10 साल का टाइम है तो लॉन्ग रन है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जब भी हम शॉर्ट रन की या लॉन्ग रन की बात कर रहे होंगे तो हम टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे होंगे। हम इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी एक इनपुट फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट रन है, और जब सारी इनपुट्स वेरिएबल हैं तो इसका मतलब है कि वो लॉन्ग रन है। मतलब कौन सी इनपुट फिक्स है और कौन सी इनपुट्स वेरिएबल है। हमारा जो शॉर्ट रन है और लॉन्ग रन है वो इस पर डिपेंड कर रहा होता है, या टाइम ड्यूरेशन पर, या क्या कहते हैं नंबर ऑफ डेज या ईयर्स पर डिपेंड नहीं करता। तो जब अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन वो टाइम है, ठीक है, कि जिसमें कम से कम हमारे जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जिसमें हमने लैंड लेबर कैपिटल को देखा था, तो उसमें हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो फिक्स्ड होगा। इसका मतलब ये है कि फर्म जो है वो कुछ इनपुट्स को जो है वो फौरन चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, कि कुछ इनपुट्स ऐसी होंगी जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में फर्म के पास मौजूद होंगी, फर्म उन्हें नहीं बढ़ा सकती। ठीक है, ये क्या कहते हैं जिसमें आ जाती है, क्या कहते हैं कि जिसमें आ जाती है जी हमारी ज़मीनें, ठीक है, मशीनरी या फैक्ट्री का साइज़। अब ये वो इनपुट्स हैं जिन्हें फर्म जो है वो फौरन जो है वो नहीं बढ़ा सकती, ठीक है? तो जिसकी वजह से जी इनमें से तो वो टाइम जिसमें एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होता है तो उसे जी हम शॉर्ट रन कहते हैं। ठीक है, कि फार्मर की एग्जांपल से इसको ज़्यादा क्लियरली समझते हैं कि फार्मर के पास जी जितनी भी ज़मीन है वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड है। ठीक है, तो अगर उसे लगता है कि ज़्यादा लैंड से ज़्यादा आउटपुट मिलेगी, तब भी वो फ़ौरन जो है वो अपनी ज़मीन को जो है वो नहीं बढ़ा सकता, वो फ़ौरन जो है वो ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकता। इसलिए उसे अपनी एक्जिस्टिंग लैंड के अंदर ही जो है वो प्रोडक्शन को एडजस्ट करना होता है, ठीक है? Even if more land increases output, he cannot adjust it now, क्योंकि वो फौरन से नई ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो इसलिए जो है उसे अपनी प्रोडक्शन को जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग लैंड के अंदर ही रहकर एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो वो टाइम जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होता है उसे हम कहते हैं जी ये हमारा शॉर्ट रन। ठीक है, जबकि लॉन्ग रन जो है वो टोटली इसके ऑपोजिट होता है। लॉन्ग रन में क्या होता है कि तमाम फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, यानी फार्म्स के पास जो है वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को चेंज कर सकें। ठीक है, यानी फार्मर्स जो होते हैं वो लॉन्ग रन में ज़्यादा ज़मीन खरीद भी सकते हैं। ठीक है, वो अपनी ज़मीन को बेच भी सकते हैं। वो नई मशीनरी जो है वो अपनी मशीनरी में इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, और वो अपनी प्रोडक्शन के स्केल को भी एडजस्ट कर सकते हैं जब उनके पास ज़्यादा लंबे अरसा में, यानी कोई फिक्स्ड जो है वो लिमिट नहीं होती, कोई फिक्स्ड जो है वो कंस्ट्रेन यहाँ पे नहीं होती। इसलिए फर्म जो है वो अपने लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो चूज़ कर रही होती है। ठीक है, द फर्म इज़ फुली फ्लेक्सिबल एंड अनकंस्ट्रेन्ड, मतलब फर्म पर जो है फुली फ्लेक्सिबल होती है और उन पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, और वो अपना बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो चूज़ कर रही होती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो है वो किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड से अटैच नहीं होते। ठीक है, कि शॉर्ट रन जी एक दिन भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ केसेस में जी शॉर्ट रन जो है वो कई साल भी हो सकता है। अब शॉर्ट रन का मतलब ये नहीं है कि वो 1 साल है। शॉर्ट रन तब तक होगा जब तक क्या कहते हैं हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं शॉर्ट रन में जो है वो एक दिन का भी हो सकता है, और कुछ केसेस में जो ये कई सालों का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन जो है वो कौन सा डिसीजन जो है वो एनालाइज हो रहा है और कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, कि अगर सिर्फ लेबर एडजस्ट करनी हो तो वो शॉर्ट रन का डिसीजन है, लेकिन अगर फैक्ट्री बिल्ड करनी हो तो वो लॉन्ग रन का डिसीजन है, अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है, तो अगर आपने क्या कहते हैं सिर्फ लेबर को इंक्रीज करना है, तो अगर लेबर फिक्स्ड है, लेकिन अगर लेबर इंक्रीज अगर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है तो वो हमारा लॉन्ग शॉर्ट रन है।
और अगर क्या कहते हैं हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या कहते हैं अगर हमारा कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड नहीं है तो क्या कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा लॉन्ग रन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लेकिन अब सिर्फ अगर तो सिर्फ लेबर को एडजस्ट करना है तो क्या कहते हैं, तो वो शॉर्ट रन का डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर फैक्ट्री को एक्सपैंड करना है, फैक्ट्री ने अपने स्केल को जो है वो अपग्रेड करना है, बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो वो ऑब्वियसली लॉन्ग रन का डिसीजन होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें कितना, ये बिल्कुल भी नहीं पता कि उसमें कितना का टाइम लग सकता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जी एक जो हमारी इनपुट जो होती है वो फिक्स्ड होती है और एक हमारी इनपुट जो होती है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। कि जो क्या कहते हैं x2 बार जो है वो फिक्स्ड लेवल को शो कर रही है, ठीक है। इसका मतलब आउटपुट जो है वो हमारी डिपेंड करेगी वो चेंजिंग लेवल ऑफ x1 पे, ठीक है। क्योंकि हमारा x2 जो है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी आउटपुट डिपेंड करता है वेरिएबल इनपुट पर, जबकि फिक्स्ड इनपुट जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि एनालिसिस का फोकस जो है सिर्फ उस इनपुट पर होता है जो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन की शेप क्या होती है, ठीक है। अब जब हम वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारी आउटपुट इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन एक स्टेज के बाद जी वो इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रही होती बल्कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है। तो आउटपुट इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, जो रिफ्लेक्ट करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट को, ठीक है। कि जब क्या कहते हैं, जब हम एक वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट इंक्रीज होती है, लेकिन एक स्टेज के बाद वो इंक्रीजिंग रेट से नहीं बल्कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो इसी लॉ को जी क्या कहते हैं, हमारी आउटपुट जो है वो फिर इंक्रीजिंग रेट से नहीं बल्कि डिक्रीजिंग, मतलब इसमें इजाफा हो रहा होता है लेकिन इसमें इजाफे की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो इसी लॉ को जी डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट हम कह रहे होते हैं। अब इस लॉ का मतलब ये है कि जब एक इनपुट को बढ़ाते हैं और बाकी इनपुट्स हमारी फिक्स्ड रहती हैं तो इवेंचुअली हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो एक्स्ट्रा आउटपुट होता है वो कम होता जाता है। या जैसे जैसे आप अपनी इनपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट बढ़ तो रही है, लेकिन हर एडिशनल इनपुट से जो आपको एडिशनल आउटपुट मिल रहा है उसका जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को जी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करें आपके पास जी फिक्स्ड लैंड है, ठीक है। और आपके पास लैंड फिक्स्ड है लेकिन आप वर्कर्स बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। लैंड फिक्स्ड है और आप वर्कर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो शुरू में तो आउटपुट में इजाफा हो रहा है कि पहले एक वर्कर था तो 10 यूनिट्स की आउटपुट थी तो मार्जिनल प्रोडक्ट 10 था, ठीक है। 2 यूनिट्स हुए तो क्या, 2 लेबर हुए तो आउटपुट भी 25 हो गई, मतलब आउटपुट में जी काफी ज्यादा इजाफा हुआ और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आउटपुट 25 हो गई और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया, 15 का हो गया। मतलब कि क्या कहते हैं कि हमारे जो आउटपुट में कितने का इजाफा हुआ, 15 यूनिट का इजाफा हुआ। लेकिन जब हमने तीसरा क्या कहते हैं लेबर इंट्रोड्यूस करवाया तो हमारी आउटपुट में अब 10 का इजाफा नहीं हुआ, अब 15 का इजाफा नहीं हुआ, अब 10 का इजाफा हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारे क्या कहते हैं इनपुट के बढ़ाने से हमारी जो है वो आउटपुट में इजाफा तो हुआ है लेकिन वो इजाफा पहले से कम हुए, ठीक है। कि जैसे फिक्स लैंड है और आप वर्कर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो शुरू में तो आउटपुट तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि वर्कर्स जो है वो और कॉपरेट कर रहे हैं और स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं किसी ना किसी सेक्टर में। लेकिन एक पॉइंट के बाद इतने ज़्यादा वर्कर्स हो जाते हैं या आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो वो एक दूसरे के रास्ते में आने लगते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, तो जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वर्कर्स की कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट भी जो होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या कहते हैं हर एडिशनल वर्कर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। कि हर एडिशनल वर्कर से आउटपुट में होने वाला जो इजाफा है वो भी कम होता जाता है, ठीक है। कि मार्जिनल प्रोडक्ट इवेंचुअली डिक्लाइन।
क्योंकि फिक्स्ड आउट इनपुट्स क्रिएट्स कंजेशन, टू मैनी वर्कर्स ऑन द सेम लैंड, एफिशिएंसी फॉल। जब सेम जमीन के टुकड़े पर हम वर्कर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी वर्कर्स की, और एडिशनल वर्कर की एफिशिएंसी क्या होगी, फॉल करती जाएगी। ठीक है, तो जी अगर आप इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा कि क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में जी क्या कहते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्या कहते हैं वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो एडिशनल रिटर्न है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो एडिशनल रिटर्न डिक्लाइन होकर नेगेटिव हो गया। तो ये था जी क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स या प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब क्या कहते हैं इनिशियल, अब हमारे जो इनिशियल रिटर्न्स होते हैं वो क्या कहते हैं इंक्रीजिंग के होते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं तो बेसिकली अब ये देखना जरूरी है कि स्टार्ट में जी क्या कहते हैं स्टार्टिंग जब होती है तो स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाला फेज जो होता है वो जब हम लेबर को बढ़ाते हैं तो तब इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होते हैं। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स के पीछे पीछे की क्या कहते हैं मेन रीजन ये है कि प्रोडक्शन का इनिशियल स्टेज में जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है। ठीक है, अब वो ये इसलिए होता है कि क्या कहते हैं कि जब वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं तो वो इनिशियली जब वर्कर्स जब बिल्कुल भी क्या कहते हैं जब एक ही वर्कर है क्या कहते हैं फैक्ट्री में और जी वही सारे टास्क जो है वो खुद ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जी इनएफिशिएंसी होती है। लेकिन जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ते हैं तो जी वो क्या करते हैं वो आपस में काम डिवाइड कर लेते हैं। जब वो आपस में काम डिवाइड कर लेते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है और स्पेशलाइजेशन आती है। ठीक है, जिससे जी क्या कहते हैं वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो टेम्परेरली इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, कि अगर एक वर्कर है तो वो सारे काम खुद ही कर रहा था, लेकिन जब वर्कर बढ़े उन्होंने आपस में काम डिवाइड कर लिया तो टेम्परेरीली तौर पर एफिशिएंसी आ गई, स्पेशलाइजेशन हो गई। ठीक है, लेकिन ये फेज जी टेम्परेरी होता है और इवेंचुअली क्या होते हैं डोमिनेशिंग रिटर्न्स होते हैं, वो डोमिनेट करते हैं क्योंकि अर्ली स्टेज में जी क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो अपने काम में जी क्या कहते हैं स्पेशलाइज हो रहे होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वर्कर्स बढ़ते जाते हैं तो क्या कहते हैं तो वो क्या होता है जो वर्कर्स होते हैं वो अच्छे ज्यादा वर्कर्स होने की वजह से इनएफिशिएंसी जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों आते हैं, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स इस वजह से आ रहे होते हैं क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न के पीछे की मेन रीजन ये होती है कि जो हमारे शॉर्ट रन में जो क्या होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन का ओवरऑल पैटर्न तो यही होता है ना कि क्या कहते हैं कि शॉर्ट रन में जी हमारा एक फैक्टर क्या होता है एक फैक्टर फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब आप दूसरा और एक फैक्टर वेरिएबल होता है। अगर आप क्या कहते हैं एक फैक्टर आपका फिक्स्ड है और दूसरा आपका फैक्टर वेरिएबल है और अगर आप एक फिक्स्ड फैक्टर पर जो है वो वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाते हैं कि आपके पास सिर्फ 1 एकड़ की ज़मीन है और उस पे जी क्या कहते हैं वर्कर्स आप बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं तो इससे क्या होगी इससे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा इससे इनएफिशिएंसी आ जाएगी केओस क्रिएट हो जाएगा। कोई भी वर्कर जो है वो अपने काम में स्पेशलाइज ही नहीं कर पाएगा और कोई भी वर्कर जो है वो अपने काम में जो है वो एफिशिएंट ही नहीं हो पाएगा। तो डिमिनिशिंग रिटर्न का को रीजन ही ये होता है कि क्या कहते हैं कि एक फैक्टर फिक्स होता है तो जो वेरिएबल इनपुट जो है वो उस फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन होती है तो एक स्टेज के बाद ओवर क्राउडिंग होती है, कंजेशन क्रिएट होता है। कि मिसाल के तौर पर अगर 1 एकड़ लैंड पर अगर बहुत ज़्यादा वर्कर हो जाएंगे तो वो एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाएंगे और आउटपुट की जो ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट रन और अगर लॉन्ग रन को कंपेयर करें तो क्लियर डिफरेंस हमारे पास सामने आता है कि शॉर्ट रन में जी क्या कहते हैं हमारी इनपुट्स फिक्स्ड होती हैं और लॉन्ग रन में जी हमारी लिए जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब लॉन्ग रन में जी हमारी इनपुट्स होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। ठीक है, इसलिए शॉर्ट रन में जी हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और शॉर्ट रन में जी क्या कहते हैं हमारा
डिमिनिशिंग रिटर्न्स का जो लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन लॉन्ग रन में जी क्या कहते हैं, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी फुल होती है, ठीक है, और हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स का लॉ लॉ की एप्लीकेबिलिटी जो है वो नेसेसरी नहीं होती, मतलब कि वो अपने प्रोडक्शन स्केल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लॉन्ग रन में किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रेन नहीं होती, लेकिन शॉर्ट रन में कंस्ट्रेन होती हैं, क्योंकि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड होता है और एक बाकी जो है वो वेरिएबल होते हैं। तो ये था जी क्या कहते हैं हमारी शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को टेक्नोलॉजी का ये चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया।